लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर के प्रधानाचार्य सुखविंदर सिंह विरदी साहब। और हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है एक अच्छे विजन के साथ, वो बागेश्वर आए हुए हैं और काफ़ी विद्यालयों में पढ़ाने का उन्हें एक अनुभव रहा है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि बागेश्वर क्यों आना हुआ और बागेश्वर के बच्चों में कितना वो पोटेंशियल देखते हैं, क्या संभावनाएं बागेश्वर में है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ के हैं और आपका क्या विज़न है, किन किन स्कूलों में आपने काम किया है, क्या आपका अनुभव क्या रहेगा। सर, मैं मूल रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के काशीपुर से हूँ जी। मैं ही नहीं, मेरे फादर साहब का भी जन्म स्थान वही है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सारी वहीं पर हमने पूरी की। कॉलेज भी वहीं हुआ। उसके उपरांत मैंने मोनार्ड पब्लिक स्कूल गदरपुर में है, जहां अपने शिक्षा के क्षेत्र में करियर स्टार्ट करते हुए 10 वर्ष तक वहां हमने कार्य किया। और वहां जो मेरे आज भी मेरे मेंटोर हैं, बड़े भाई हैं मिस्टर संजय सिंह जी, उनसे बहुत कुछ सीखा। शिक्षा और टीचर और अध्यापक की मूलभूत आधारशिला क्या है, वहाँ से होते हुए फिर मैं देहरादून पहुँचा। देहरादून में मैं बोर्डिंग स्कूल है हमारा एक, दून ग्लोबल स्कूल चक्राता रोड पर, वहाँ पे एज अ डीन ऑफ एकेडमिक्स के नाम से काम किया, के पद पे काम किया। उसके उपरांत मैं मसूरी में एक प्योर बोर्डिंग स्कूल है, गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल, वहाँ पे एज ए सीनियर मास्टर और एग्जामिनेशन हेड होते हुए। इसी बीच कुछ पारिवारिक स्थिति में मेरे माता की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने किच्छा में एक फाउंडर प्रिंसिपल के रूप में फिनिक्स स्कूल कहलाता है वो, उसमें कार्य किया। जब तक ईश्वर ने पारिवारिक जिम्मेवारियां ख़त्म की, अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं, तो उसके बाद मैं पंजाब गया और पंजाब में मैंने 5 साल काम किया। अब आना मैंने कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में 2023 में ही था। उस समय हमारे जो वाइस चेयरमैन सर हैं जगदीश पांडे जी और भट्ट सर हो गए, मुलाकात हुई थी हल्द्वानी में। अनफॉर्चुनेटली कुछ फिर ऐसी स्थिति बनी कि वहीं पे मैं रहा पंजाब में और यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन इधर फिर एक संयोग था, शायद भविष्य फिर पोक कर रहा था कि यहाँ आना ही है। और बागेश्वर का कोई पहाड़ से अगर मैं कहूँ कि मेरा अनभिज्ञ रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा बचपन उत्तराखंड में ही बीता और उत्तराखंड में आना जाना रहा। पूरा उत्तराखंड जो हमारा पहाड़ी एरिया है, चंपावत हो गया, लोहाघाट हो गया, सारा मैं अपने भ्रमण में रहा किया हुआ है। हाँ जी। उसके बाद जब भट्ट सर से दोबारा एक दिन फ़ोन पे बात हुई, तो भाई ऐसा ऐसा है करके, तो ठीक है, एक विजन से आए हैं बागेश्वर की, जो हमारे कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं, जो विद्यार्थी हो गए या हमारे पेरेंट्स हो गए, उनका एक शिक्षा के क्षेत्र में उनको एक एक्सप्लोरेंस जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिल पाया। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बट सबके हाथ में मोबाइल है, नेट है, लेकिन नेट और मोबाइल का हम क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक कह देते हैं कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है या अभिशाप है, सही से यूज़ करो तो वरदान ही है। तो उस कंडीशन पे जाके जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी बच्चों ने कम किया। लेकिन ठीक है, यहाँ पे बच्चे और जो पेरेंट्स हैं थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि अनुशासन में किसी भी वजह से नहीं रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मेरा मानना है कि सबसे पहले अनुशासन होना ज़रूरी है। और डिसिप्लिन की तो मैं डेफिनेशन सिर्फ एक चीज़ देता हूँ कि डिसिप्लिन किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा है कि जहाँ सारे पक्षी, अगर हम अपने आप को पक्षी मान लें, तो वो पंख फैला के आराम से उड़ सकें, यानी कि वो एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, अनुशासन है। तो ये मेरी एक छोटी सी, जो कह लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में एक यात्रा है, जिससे मैंने आपको अवगत कराया। सर, बागेश्वर एक ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, आपने बड़े शहरों में काम किया हुआ है, तो बागेश्वर में जो है ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत रहती है, या फिर उसी पैटर्न पर आप जो शहरी क्षेत्रों में आप करते हैं उसी पैटर्न में? थोड़ा सा ग्रामीण एरिया में और शहरी क्षेत्र में अगर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यहाँ का बच्चा जो है नोएडा या दिल्ली का या
चंडीगढ़ कह लीजिए, देहरादून कह लीजिए, लेकिन मेरी जो, जैसे मैंने बताया कि यात्रा ही मेरी शुरू हुई थी मोनार्ड पब्लिक स्कूल से। आज से 2001 में शुरू किया था, और आप ऐसा जानिए कि उस समय गदरपुर की हालत भी यही थी। लेकिन इस जगह पे काम करके कुछ पेरेंट्स को छोड़कर बाकी पेरेंट्स आपको सुनते हैं, समझते हैं, और वो बच्चे पे कार्य करने के लिए आपको सहयोग देते हैं, क्योंकि वो होशियार हैं, चालाक नहीं होते। जो छोटी जगह के पेरेंट्स कहलाएंगे, आप कह रहे हैं छोटा शहर, ग्रामीण एरिया कह लीजिए, और आप मेट्रोपोलिटन सिटी में चले जाएंगे, वहाँ पेरेंट्स अवेयरनेस के नाम पर चीट करना शुरू कर देते हैं विद्यालय को। अपनी ही जिद पे रहेंगे, किसी चीज़ को समझेंगे नहीं। तो दोनों की अपनी अलग खूबियाँ हैं। हाँ, छोटे शहर की खूबियाँ हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो ये मोबाइल की क्रांति आई, तो छोटे शहरों ने जो उनकी अपनी खूबियाँ थी वो खो दी, और जो बड़े शहरों की कुछ निगेटिविटी थी वो अपना ली। ये एक दिक्कत छोटे शहरों के साथ में आ रही है। एक सर, हम ये भी देखते हैं कि जब यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में, ग्रामीण एरियाज में हम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का इतना सा एक रहता है कि हमने बच्चा आपको दे दिया, आपने जो फीस मांगी हमने दे दी, अब आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको, इस एटीट्यूड को आप कैसे देखते हैं पेरेंट्स? नहीं, यह बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं देखता हूँ, मैं एक्सपीरियंस भी लिया कि हमारे किसी भी टीचर ने जो है किसी बच्चे को टैप भी कर दिया, अगर अगले दिन कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं और सिंपल एक रिप्लाई होता है कि इसके पापा तो इसको घूरते तक नहीं है, टीचर ने टैपिंग भी क्यों कर दी। वो टैपिंग को भी थप्पड़ मान लेते हैं। फिर एक नए शब्द आ गए हैं कि कल से डिप्रेशन में है, हमारे बच्चे का हैरेसमेंट हो रहा है। बट जैसे सीबीएसई के नई पॉलिसी में भी ये है कि लाइफ स्किल्स होनी चाहिए बच्चे को। मैं यहाँ पे एक लेटर है अब्राहम लिंकन का, जो उन्होंने अपने बच्चे के हेडमास्टर को लिखा था, तो उसकी एक लाइन है कि मेरे बच्चे को अपनी हार पे रोना भी आना चाहिए और जीत पे खुशी भी आनी चाहिए। तो हम जो छोटे बच्चे हैं, जो लाइफ स्किल्स में जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, तो हमको छोटे बचपन से ही बच्चे को जो चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको परेशान होना या रोना आना चाहिए, और आगे भी हो। नहीं तो आप देखेंगे जो बच्चे आगे चल कर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है कम परसेंटेज है, लेकिन सुसाइड रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है। जब बच्चे को बचपन से ही ना सुनने की आदत नहीं है, और जब वो 10th में जाता है, उसको किसी चीज़ के लिए ना हो जाती है, उसके उपरांत वो परिवार में हो जाता है, इसीलिए परिवार भी टूट रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ना सुनने की आदत डाली नहीं। अब जो हमने कह दिया वो होना चाहिए, लेकिन लाइफ इस पे नहीं चलती, लाइफ सामंजस्य पे चलती है। तो शिक्षा तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप कैसे, किस तरीके से, मेरा कहने का सिर्फ ये रहता है स्कूल में कि हम बच्चों को शिक्षित करें, साक्षर ना बनाएं। इन इंग्लिश वी कैन से कि बच्चों को लिटरेसी ग्राफ नहीं बढ़ाना है, एजुकेटेड करना है। और एजुकेशन एक अलग दायरा है, वो किताबी ज्ञान से ऊपर है। सर, एक शिक्षा में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, नए नए समय के साथ साथ, नए नए छात्र के साथ साथ नई नई चीज़ें आती रहती। तो आज के दौर में जो शिक्षा दी जा रही है, और यह शिक्षा हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो शिक्षा का मूलभूत आधार है वो है ज्ञान अर्जन करना। बट हमने पिछले कई सालों से, मैं कहूँगा, शिक्षा को आधार बना लिया है नौकरी पाना। आज हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि आपने बड़े होकर क्या करना है, बच्चा कहेगा, ये मैंने यहाँ पर कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में एक दिन एक पेरेंट्स के सामने बच्चों की मीटिंग थी, तो मैंने पूछा कि आपने क्या करना है। किसी ने आईएएस बताया, पीसीएस बताया, बिजनेस बताया, लीडरशिप बताया, जो भी उनके दिमाग में था बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को एक अच्छा नागरिक बनके समाज का सेवा करनी है। तो हमारी जो पढ़ाई का उद्देश्य रह गया है वो सिर्फ ये रह गया है कि पढ़ के एक नौकरी पानी है, एक अच्छी सी सैलरी हो, और मैं अपना एक स्टेटस सिंबल बना सकूं। सोसाइटी को क्या देना है, नेशन को क्या देना है, उससे हम शिक्षा में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। और उसके जिम्मेदार अभिभावक भी हैं और कुछ स्कूल भी हैं, क्योंकि जो हमारा स्कूल कल्चर था पहले, यह एक सेवा भावना माना जाता था। अब पेरेंट्स की डिमांड होती है कि स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हों। अब उन फैसिलिटीज़ के लिए रेवेन्यू चाहिए, तो इसमें क्या है कि फिर बिजनेस क्राइटेरिया आ जाता है। अब जो पैसा लगाएगा वो अर्न भी करेगा।
क्योंकि उसने सोसाइटी सोच से पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है। अर्लियर जब हम लोग पढ़ते थे तो आधे स्कूल तो होते ही सोसाइटी बेस पे थे। किसी बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, उन्होंने सोसाइटी को दे दिया और झांकते भी नहीं थे कि बस बच्चों को पढ़ाओ। स्कूल के लिए किसी ने ज़मीन दे दी, किसी ने बिल्डिंग बनवा दी, इस टाइप से थे। अब तो पूरा एक तरफा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड है। अभी मैं सुनता हूँ कि बागेश्वर जैसे शहर में कि कोई एक स्कूल आया कि उनके यहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है। अब स्विमिंग पूल का कंसेप्ट ये है कि बच्चा कहीं भी शाम को 2 महीने जाए, 4 महीने जाए और शाम को 1 घंटा वो स्विमिंग सीख सकता है। स्कूल में इसका क्या कंसेप्ट है? ये बोर्डिंग स्कूल की फैसिलिटी है, क्योंकि शाम को बच्चे वहाँ रहते हैं। एक जो हमारा पढ़ाई का जो रहता है, सब जो विषय ज्ञान के बाद रहता है, हॉर्स राइडिंग बोर्डिंग कंसेप्ट है। मैं देखता हूँ कि डे स्कूल ऐड करते हैं कि जी हमारा यहाँ हॉर्स राइडिंग है, कितनी बार वो बच्चों को सिखा लेंगे। लेकिन क्या है कि वो एक आकर्षण का केंद्र है, उससे आकर्षित भी हो रहे हैं पेरेंट्स। आप नई चीज़ है वो नहीं दे रहा है, लेकिन हम दे रहे हैं। नहीं, ये अन्य स्कूलों में नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ है। उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट नहीं है, आकर्षण है। भाई एक यहाँ पे स्टेडियम है, स्टेडियम में स्विमिंग पूल होगा, बच्चे वहाँ शाम को जाएं, जो मर्जी स्विमिंग सीखें। स्कूल 6 घंटे का है, वहाँ पे आप बोर्डिंग स्कूल की फैसिलिटीज़ को लाएंगे तो डेफिनेटली 6 घंटे में कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर गिरेगा। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि कुछ फैसिलिटीज़ बोर्डिंग स्कूल की हैं, रेजिडेंशियल स्कूल जिसे हम कहते हैं, कुछ डे स्कूल की हैं। तो मैं तो अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि CBSE कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, लेकिन स्कूल उस एक्टिविटी के लिए भी एक्टिविटी कर रहे हैं। दैट मीन्स पीपल आर डूइंग एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी। एक्चुअल जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उस एक्टिविटी को दिखाने के लिए पब्लिकली, सोशल मीडिया पे प्लेस करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। बच्चों में उसका कोई फ़र्क नहीं हो रहा। अब मैं जैसे यहाँ पे आया कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में, तो मैं जनरली सभी स्कूल में जहाँ भी मैंने स्कूल में ज्वाइन किया, काम किया, तो मैं एक क्रिया प्रतिक्रिया जिसे करता हूँ। तो मैंने पहले दिन अनाउंस कर दिया कि आज से 15 दिन बाद यानी 16वें दिन मैं किसी भी बच्चों के रोल नंबर किसी भी क्लास को लेकर बुलाऊंगा और वो बच्चे असेंबली कंडक्ट कराएंगे। उन्हीं में से जो मैं बोल दूंगा कि कोई बच्चा थॉट बोलेगा, कोई प्लेज बोलेगा, कोई प्रेयर बोलेगा, कोई कमांड देगा। तो इसके पीछे आइडिया क्या है कि जनरली मोस्टली स्कूलों में क्या होता है कि एक कॉयर बना देते हैं, वही गाता है सब कुछ। और आधे बच्चे जो नीचे प्रेयर में होते हैं उनको प्रॉपर हाथ जोड़ना भी नहीं आता और वो सिंगिंग भी नहीं करते, रेसिटेशन भी नहीं करते। अब जब हमने ये किया तो हर जगह करता हूँ मैंने जैसे बताया, और मैं 16वें दिन मैंने रोल नंबर बोलने चालू कर दिया, बच्चे स्कूल ऊपर आ जाओ। और मैं बहुत खुश हुआ कि उसमें किसी भी बच्चे ने निराश नहीं किया कि मैंने बोला कि ठीक है आप असेंबली कंडक्ट कराओ, आप लीड करो, आप ऐसा करो। द आइडिया क्या था इसके पीछे कि हमारे सारे बच्चों को कुछ ना कुछ स्तर ऊपर जाए। मैं मानता हूँ कि 100% नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम तो होगा। अब उसका जो इफ़ेक्ट है वो मैं ये देखता हूँ कि असेंबली में मैं जाता हूँ, मैं कुछ भी रोल नंबर क्लास वाइज बोल देता हूँ, बच्चे आते हैं तो सबको कम से कम कुछ थॉट्स याद हैं। सबको मैंने बोल रखा है कि आप डेली न्यूज़ लेके आओगे, मैं किसी को भी बोल दूंगा कि आपने न्यूज़ पढ़नी है। द आइडिया इसका यही है कि हमारे हर बच्चे का जो बौद्धिक स्तर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बोधात्मक ज्ञान कह देंगे, वो कहीं ना कहीं ऊपर होना चाहिए। इसी के साथ साथ जब वो अपना कुछ एक्टिवली पार्ट कर रहा है तो उसका सृजनात्मक जिसे हम कहते हैं सृजन, वो भी ज्ञान अर्जित हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि सारे बच्चे 90s नहीं जा सकते, 70s नहीं जा सकते, लेकिन उनका जो एक स्तर है 30 वाले का 35 हो जाए, 35 वाले का 40 हो जाए, यह उठाना हमारा ध्येय है इन सारी कामों से। एक सर जैसे आपने कहा कि कई स्कूल हॉर्स राइडिंग करा रहे हैं या स्विमिंग पूल बना रहे हैं, तो एक नया कंसेप्ट ये भी आया कि AI की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो छोटे बच्चों को भी AI की क्लासेस दी जा रही हैं। तो देखिए इसको आप कैसे मानते हैं इसको तो मैं कई बार कॉमेडी से बोलता हूँ कि AI मीन्स है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं ये कहता हूँ कि एक इंटेलिजेंस पर ही यकीन था और कम वक्त वो भी आर्टिफिशियल निकली। भी आर्टिफिशियल आ गया। लेकिन तो आज के समय में सर वो बहुत जरूरी माना जा रहा है। नहीं, AI या कोडिंग या कंप्यूटर ज्ञान बच्चे को बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम किसी भी विद्यालय में हम बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए उससे कहीं ना कहीं हट जाते हैं। जैसे AI है, AI बहुत अच्छी चीज़ है, बट आज के परिवेश में बच्चे को आना चाहिए।
लेकिन साथ ही साथ हम उसको कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव बिजी कर दें कि नेगेटिविटी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाए। हम उसको बताते हैं कि ये नहीं करना है, जबकि मैं कहता हूँ कि बच्चे को ये बताओ क्या करना है और करने में ही बिजी कर दो। आप समझे? पॉजिटिव चीज़ों में इतना भी उलझो। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ एक 10 सेकंड की एक्सरसाइज में आपके सामने कैमरे में कहूँ कि आप 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और उसमें मैं बोलूँ कि आपने शेर के बारे में नहीं सोचना है, और 10 सेकंड में मैं 2 बार ये बोल दूँ कि आपने शेर के बारे में पांडे जी नहीं सोचना है, और 10 सेकंड बाद जब मैं पूछूंगा तो आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे डेफिनेटली 2 बार तो आपने बोल दिया नहीं सोचना है, तो आपके ध्यान में जो है आंख बंद होने पर भी जो है शेर आएगा। तो यही कारण है कि मैं बच्चों से कभी नहीं कहता कि आपने ये नहीं करना है। चाहे मेरा अपना बच्चा था जो पारिवारिक तौर से मैं कहूँगा, और जो विद्यालय के अपने बच्चे हैं, मैं उनको इस काम में बिजी करने पे ध्यान देता हूँ कि जो नहीं करना है उसकी हम बात ही ना करें। पॉजिटिव एआई इतना अच्छा है कि आज के बच्चे इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, आप देखिए कि, लेकिन क्या है कि वो सारे बिजी वीडियोस बनाने में है, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा ध्यान, निगेटिविटी में ज़्यादा है। पेरेंट्स के पास समय नहीं है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, और पेरेंट्स को उतना पता भी नहीं है सर, एआई के तो नहीं, बहुत अच्छे लोगों को पता नहीं है। पता होने के बावजूद, जैसे मैं टाइम भी नहीं है, पता मैंने 2.5 साल पहले जब मैं पंजाब में था तो मैंने उस समय भी पेरेंट्स की और टीचर्स की एआई की वर्कशॉप कराई थी, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई चीज़ जो हम नई पीढ़ी को दे रहे हैं उससे पहले हमारी जो उनके मदर फादर की जनरेशन है और जो हमारे टीचर्स हैं वो अपडेट होने चाहिए। आप जानिए कि आज भी कुछ % विद्यालय ऐसे होंगे जहां टीचर्स को भी एआई का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपने टीचर्स को अपडेट करें, जिससे वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अपडेट करें, बच्चे कर सकें तो उनको ऑब्जर्व करें ना। ऑब्जर्व करने का तो अब अगर मैं एआई को ज्ञान नहीं रख रहा हूँ तो मेरे पास में मेरा बच्चा बैठा है और वो क्या कर रहा है तो मैं तो होऊंगा। तो सबसे पहले ये मेरा मानना रहता है कि हम पेरेंट्स को भी साथ साथ अपग्रेड करें करके, क्योंकि पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सर, एक टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो टेक्नोलॉजी पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदे तो हैं, इसकी खासियत हैं, लेकिन इसके बड़े दुष्परिणाम भी हैं। तो इससे कैसे बच्चों को बचाया जाए, क्या आप मानते हैं सर, आपका विजन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तब हम सुनते थे कि कोई परिवार घर से बाहर गया 4 दिन के लिए और पीछे से उनके घर के ताले टूट गए, चोरी हो गई। लेकिन आप जानिए कि पिछले 5 साल में आपने नहीं सुना होगा कि किसी के घर के ताले टूट गए। लेकिन चोरी अब भी हो रही है, अब टेक्नोलॉजी बेस पे हो रही है, लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो सिखाई जा रही है बच्चे को, अगर वह प्रॉपर वे से नहीं सिखाई जाएगी तो उसके दुष्परिणाम यही निकलेंगे कि आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो साइबर बेस पे हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा कई क्राइम नहीं होता है कि 2 लोग लड़ गए, वो उसकी पहले दोस्ती थी, अब 2 लोग लड़ गए तो एक दूसरों की बातों को सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं, उसको वीडियो बना देते हैं, वही ना। और एक इसमें बहुत ख़राब चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैंने आपसे अगर सपोज़ कहा कि सर कल आपने मेरे को ऐसा बोला था या आपका मैसेज ऐसा आया था, तो उस कंडीशन पे आप मेरे को तुरंत एविडेंस डाल देंगे, स्क्रीनशॉट। तो मेरे साथ में ऐसा होता है कभी, तो मैं उस व्यक्ति को फ़ोन करके कहता हूँ ये आपकी मानसिकता है, आपने ये नहीं सोचा कि इस मैटर को सुलझाया जाए। आप एविडेंस देने पे आ गए, क्या हम कोर्ट में हैं? एविडेंस कलेक्ट करता है, क्या हम कोर्ट में हैं? हम 2 लोग हैं, हम 2 भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, किसी बात पे हमारा मतांतर जो है अलग हो सकता है, मनांतर नहीं होना चाहिए। लोग अब जो वो एविडेंस भेज रहा है तो इसका मतलब मन में अंतर आ चुका है। हम किसी भी पॉइंट पर अपने विचार रख सकते हैं, आपके विचार मेरे से मैच नहीं कर सकते, वो वहाँ पे मत का अंतर है। लेकिन जब हम एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी अप्रोच जो है क्राइम लेवल की चल रही है, एविडेंस लेवल की चल रही है, और यह समाज को बहुत नीचे ले जा रहा है। आप देखोगे आज की डेट में हर बंदा फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहा है, हर बंदा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है मेरी समझ में नहीं आता। कहाँ जो आपसी भरोसा था वो खत्म हो गया, सामाजिक जो ताना बाना था वो खराब। भाई ठीक है, मैं हो सकता है आपको मेरे को याद नहीं है या मैं आपको गलत बोल गया हूँ, तो ठीक है आप मेरे से कहें कि सर आप यहाँ गलत बोल गए हैं, या मैं आपसे कहूँ और उसको बैठ के निपटा के बात हो जाए। एविडेंस दे के क्या होगा, और नीचाई तो एक दूसरे को दिखाने की तो यह भी एक शिक्षा का स्तर है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है करके उस पर हम चर्चा कभी करते ही नहीं।
सर, एक कोरोना काल में हमने देखा तो स्कूलों ने तो बहुत ज़्यादा सफ़र इसमें करा, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, पेरेंट्स ने इसको झेला। लेकिन कोरोना काल ने एक चीज़ हमको ये सिखाई कि बच्चों को हमने मोबाइल के अंदर एक हिसाब से घुसेड़ दिया, मतलब बच्चों को मोबाइल की लत की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में हमने उसको डाला है। तो आप कैसे देखते हैं सब? क्या इससे कई देशों में हम देख रहे हैं कि मोबाइल से पर प्रतिबंध लग रहा है, हमारे देश में भी ये बात नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा सेशन 2026-27 है। जब हमारा सेशन में जिस स्कूल में था 23-24 वाला भी था, उसी समय से मैंने विद्यालय के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिए थे। कोरोना काल में मोबाइल का योगदान बहुत ज़रूरी था। उस समय हमारे बच्चों की क्लासेस जो है मोबाइल से ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन वह समय की मांग थी। हम अगर अपने पूरे इतिहास को अगर लेकर चलें तो किसी समय एक हथियार रखा जाता था, क्योंकि जंगल होते थे, लोग तलवार लेकर चलते थे, वो समय की मांग थी। आज नहीं है। तो एक दौर आता है कोई, उस समय की मांग के अनुसार हम चीज़ें रखते हैं। आज मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में भी अभी हमारा परसों रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, और पेरेंट्स को भी अनाउंस किया कि हमारा कोई भी वर्क व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल के थ्रू नहीं आएगा। हमारी जो डायरी होता था एक स्कूल में, स्टूडेंट डायरी, वो क्लास 12th के बच्चे के पास भी रहेगी और क्लास नर्सरी के बच्चे के पास भी रहेगी। तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई, एक तो पेरेंट्स के पास कोई फिक्स टाइम नहीं है, और दूसरा जो हमारे टीचर ग्रुप के लोग हो गए, जो हमारी टीचर फैटर्निटी हो गई, एजुकेटर्स लोग हो गए, इनकी पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो रही है। टीचर घर जाता नहीं है, पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत है तुरंत, तो उसका सब्र ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, तुरंत वो टीचर के यहाँ फ़ोन कर देता है। मैं आपसे वो ग्रुप में भी डाल देते हैं, कहीं कुछ मैसेज डाल देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं एक एक्सपीरियंस है। एक दिन एक पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हमने टीचर को फ़ोन किया और टीचर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने सिंपल उनसे पूछा कि आपने फ़ोन कराई क्यों? क्योंकि टीचर स्कूल का एम्प्लॉय है, पेरेंट्स का नहीं। और हर स्कूल में ऑफिशियल नंबर होते हैं, प्रिंसिपल नंबर होता है। अगर पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, विद्यालय से कोई शिकायत है, तो वो उन नंबरों पे अपनी शिकायत बताए। क्यों किसी की 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जो भी टीचर घर पहुँचे, उनकी अपनी फैमिली लाइफ है, कोई किसी की बहू है, किसी के घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, हस्बैंड है, कोई माता पिता हैं, अगर अनमैरिड हैं, तो उनकी सेवा करना जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि पेरेंट्स को टाइम दो, तो वो नहीं देंगे तो फिर हम कथनी और करनी में अंतर आ जाएगा। तो हमने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा है यहाँ पेरेंट्स को भी कि किसी भी टीचर को फ़ोन नहीं करने। हाँ, किसी के आपके पर्सनल रिलेशन है, कोई पड़ोसी है, वो आप मिलजुल रहे हैं, वो अलग बात है। ऑफिशियल कोई टॉक नहीं। ऑफिशियल हमारा फ़ोन नंबर ग्रुप का अपना जो ऑफिशियल है उस पर आप बताइए, और जो प्रिंसिपल को बता दीजिए एक लिमिट समय अनुसार में। अदरवाइज़ इतना धैर्य रखिए, कोई बहुत अनहोनी घटना नहीं हुई है तो अगले दिन ऑफिस टाइम पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये भी सिखाना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि ये नहीं कि कोई भी घटना घटी, कुछ भी नहीं है, बच्चे का कोई करेक्शन ही देखा कि इनकम्प्लीट है या गलत हो रखा है तो तुरंत उसका फ़ोटो खींच के भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया और कॉल कर दी। ठीक है, ये तो एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है, कोई एक दिन का तो है नहीं। बच्चे की कॉपी साल में 50 बार चेक होनी है, 20 बार चेक होनी है। एक टीचर जो है 200 कॉपी चेक कर रहा है, उसके कुछ चूक हो गई, ठीक है, हम मानते हैं कि चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं मानते कि करेक्शन 0 होगा। अगर ऐसा होता तो जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक हो रही हैं उसमें पहले क्रैकर चेक करता है, फिर हेड चेक करता है, फिर हेड एग्जामिनर चेक करता है, तो ये तो बोर्ड भी मानता है कि करेक्शन में चूक हो सकती है। फिर रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद भी एक मौका मिलता है, मौका मिलता है, रीचेक करा लीजिए। तो चूँकि ह्यूमन है, हाँ मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि करेक्शन मिस्टेक जो है, ह्यूमन एरर जो है वो 0 नहीं हो जाए। हाँ, मिनिमम होनी चाहिए, उस पर हमें काम करना चाहिए। सर, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर में आपने अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो इसकी बड़ी उपलब्धियां यहाँ पर रही हैं, तो क्या इसकी खास उपलब्धि हैं जो आप पेरेंट्स को बताना चाहें कि क्या बागेश्वर कंट्री वाइड स्कूल? जैसा मुझे विदित हुआ है, मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कम से कम जो है हमारे 12 बच्चे जो हैं देश की सेवा कर रहे हैं, NDA क्लियर करके, और मेडिकल में जा चुके हैं। IAS का बताते हैं 2 बने हैं, PCS बने हैं, तहसीलदार जिसे कह लीजिए। IIT के लिए 7 बच्चे बताए गए हैं। और सेम मैं अगर जहाँ विद्यालय में काम किया वहाँ से बात करें, मैं आपसे बताऊं कि अभी 23 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के द्वारा हुआ, और वह एक अच्छे प्रतिष्ठित अस्पताल जिसे हम कहेंगे जॉली ग्रांट में, जो देहरादून में, उसमें कार्यरत हैं, और कभी हमने उन्हें पढ़ाया है। हाँ, ये तो अच्छा लगता है जो ऐसी और
हमने जब उनको अपनी सेकंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट्स भेजी तो सिंपल उन्होंने कहा सर प्लीज़ कम। और घर का बच्चा कह लीजिए डॉक्टर है, और बड़ा अच्छा लगा कि उनका ये कहना था कि सर जो भी कुछ है आपकी वजह से है, तो इतना तो हम लोग आपको समाज को सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने घर में तो करेंगे ही करेंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि बच्चा कुछ भी करे लाइफ में, चाहे बिज़नेस करे, चाहे हमारी फार्मिंग करे, चाहे यहाँ बागेश्वर में ही रह के एक बिज़नेस करे, लेकिन वह एक सभ्य नागरिक की लाइफ जरूर जिए। क्योंकि हमारी शिक्षा की मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि मैं सपोज़ यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से उठ के मैं चले जाता हूँ बाहर, और मेरे को वहाँ 4 बच्चे मिलते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे ऑफिस में जाइए, 4-5 लोग बैठे हैं, जो आपको जेंटलमैन दिखे उसे बुला रहे हैं। अब वो मेरे बच्चे आते हैं मेरे ऑफिस में बैठते हैं, जब देखा उन्होंने कि 5 लोग बैठे हैं तो उसमें एक ने पैंट शर्ट पहना हुआ है, एक ने कोट पैंट टाई लगा रखा है, एक ने कुर्ता पजामा पहना है, एक ने धोती कुर्ता कह लीजिए, और एक थोड़ा सा अस्त व्यस्त कपड़ों में है। तो आप मुझे बताइए कि वो बच्चा किसको बुला के लाएगा? डेफिनेटली कोट पैंट वाले को। कोट पैंट टाई को। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे पिताजी कुर्ता पजामा पहनते हैं तो क्या वो जेंटलमैन नहीं है? हाँ, ये सोच हमने ऐसी डेवलप कर ली। अब कमी कहाँ है? जब हमने बच्चे को नर्सरी LKG में जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाया तो वहाँ किताब पे जो पिक्चर छपी है वो ब्लैक कोट पैंट वाले की छपी है। शिक्षा ने वहाँ ख़राब कर दिया, बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि जो उसने कोट पैंट पहन रखा है वही जेंटलमैन है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहा है वो जेंटलमैन नहीं है। हम उसकी वेशभूषा से जानने लग गए हैं कि जेंटलमैन क्या होगा। तो यह इस लेवल की शिक्षा से हमें ऊपर उठना होगा। सर, भविष्य के लिए क्या योजनाएं कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल की तरफ से एज ए प्रिंसिपल आपकी हैं और या विद्यालय पर मैनेजमेंट की? सर, हमारा जो पहला कुछ हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको रेनोवेट करा रहे हैं। अब ये स्टार्ट होके जो है जून की छुट्टियों में होकर, क्योंकि बच्चों के बीच में कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं चल सकते, लेकिन जो माल आना था या मटेरियल आना था वो आ चुका है। एक तो थोड़ा रेनोवेट कराना है हमने बच्चों के लिए, जैसे कि आज के समय की परिस्थितियों में जो भी सहूलतें होती हैं वो इनको मिल सकें। दूसरा हम आते हैं, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हो गया कि जो शिक्षा इन हाउस है, बिल्डिंग है, उसमें हमारा ये है कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ना होकर उसको जो समाज में लाइफ स्किल्स जो CBSE कहती है, चाहे वो हमारी किसी भी तरह की हो, तो मेरा एक सोचना रहता है कि हम बच्चे को ऑनेस्टी की जगह इंटीग्रिटी सिखाएं और सिंपैथी की जगह एम्पैथी, दोनों में अंतर है, वो सिखाएं। और हमारा बच्चे को कहीं ना कहीं हम यह अंतर ज़रूर बताएं कि यदि तुम जूही चावला को जानते हो तो तुम्हें कल्पना चावला को भी जानना चाहिए। अगर तुम कहीं नाना पाटेकर को जानते हो तो तुम्हें मेघा पाटेकर को भी जानना चाहिए। सेम अगर तुम एक कैरेक्टर सिंह का आया था अक्षय कुमार का, उसमें हैप्पी सिंह उसका नाम था, तो तुम अगर हैप्पी सिंह को जानते हो तो तुम्हें मिल्खा सिंह को भी जानना चाहिए। तो जो हमारी अभी कल ही मैं देख रहा था कि मैंने ऐसे ही बच्चों से पूछा कि हमारे राष्ट्र कवि कौन से हैं, जो कि यहाँ बागेश्वर से मुझे लगता है 40 किलोमीटर दूरी होगा, कोसानी में रहे हैं सुमित्र नंद पंत जी, नेलाला जी। तो मैंने देखा कि आधे बच्चों उनको भी नहीं जान रहे हैं। तो हमारी जो ये शिक्षा है, जो बच्चों को जो आधारभूत पे होनी चाहिए, जो रूट्स पे होनी चाहिए। हमने चांद तारे पे तो चलो कर लिया, ठीक है, वो करना चाहिए, समय की मांग है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अपनी रूट्स नहीं छोड़नी चाहिए, रूट्स ज्ञान जरूर रहना चाहिए। सर, हम जनरली हम देखते हैं कि स्कूल का या अन्य लोगों का एक फोकस, टीचर्स का ये फोकस होता है कि बच्चों पर हम फोकस करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो पेरेंट्स की कितनी भूमिका को आप देखते हैं सर इसमें? पांडे जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने समाज में देखा है, एक इंग्लिश का थॉट प्रोवर्ब भी है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। और मैं इसी समाज में मैंने देखा है, एक छोटा बच्चा है जो 1 साल का मान लेते हैं, कुछ पेरेंट्स उसको गोदी में उठाते हैं और मेरे पहुंचने पे कहते हैं बेटा अंकल को जय बोल। आपने भी सुना होगा। बिल्कुल सुना। और वहीं आपने ये भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि बेटा अंकल को हप बोल, और बच्चा हप बोलता है कि बच्चे को अंकल को फ्लाइंग किस कर।
अंकल को ऐसे कर दे। तो आप ये समझिए कि वो जाने अनजाने में, जो बच्चा भी 1 साल का है, तो कोई तो जय करना सिखा रहा है और कोई हप कहना सिखा रहा है। तो पेरेंट्स का योगदान तो इतना ज़्यादा है। और मैं अपने अध्यापकों से भी, मैंने टीचर से भी एक दिन बताया कि जब हम छोटे थे तो किसी भी समाज में, पड़ोसी में, हमारे किसी के यहाँ भी बर्थडे होता था या कोई खुशी का दिन होता था, तो उसको अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी ले गए और वहाँ जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे या बाहर ऐसी बस्तियों में चले गए, साथ में कुछ सामान ले गए, तो हम उसको बांटना सिखाते थे कि इसके हाथ से दिलवाओ। शायद हमारे दादा दादी और पापा मम्मी ने ऐसा किया, और उससे क्या था कि बच्चा देना सीखता था, एक दूसरे की मदद करना सीखता था। देना से मतलब यहाँ पे है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अगर बच्चे का बर्थडे है, एक बलून लिया, उसमें टॉफ़ियाँ भरी और कुछ सामान भरा और उसको हैंग कर दिया और बच्चे से कहा कि पिन चुभा, और जब वो गिरती है तो सारे लूटते हैं उसे। तो जो हमारा समाज था, जो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि थे हमारे टाइम का, हमारे से मतलब, उसमें हमारे पेरेंट्स हमको समाज को देना सिखाते थे। अब हम बच्चों को लूटना सिखा रहे हैं। जाने अनजाने में ये शिक्षा का इतना अंतर है, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ पर्सनली तौर पे। ठीक है, लोग करते हैं, वो उनका अपना थॉट प्रोसेस है। सेम जो बर्थडे में देखिए कि पेरेंट्स भी जो है लगे होंगे केक एक दूसरे के फेस पे लगा रहे हैं। कई लोग तो मोमबत्ती को फूकना, बुझाना भी गलत मानते हैं। बुझाओ मत, जला के कहीं रख दो कहीं। अब वो केक आपके पास एक्स्ट्रा है, आप किसी को दीजिए, ज़रूरतमंद को खाने को दीजिए। चेहरे पे लगाने का क्या है? मैंने आपको बताया ना, जो छोटे शहर हैं, चाहे या हमारा हिंदुस्तान कह लीजिए, जो पाश्चात्य सभ्यता की खूबियाँ थी वो हमने एक्सेप्ट नहीं की, अपनी खूबियाँ निकाल दी और उनकी खराबियाँ ले ली। अगर हम पाश्चात्य सभ्यता में देखें, वो तो उबला हुआ खाना खाते हैं और फिट रहते हैं, और हमारे यहाँ आपको हर गली में, हर मोड़ पे जो है ठेला दिख जाएगा चटपटा, मसालेदार खाना, वही तेल वाला, और वो अपना शरीर पे पूरा फोकस करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग स्वास्थ्य पे, अब ठीक है योग चल पड़ा है तो कुछ लोग अवेयर हो चुके हैं, नहीं तो ये चीज़ें तो हम देखते ही नहीं थे। तो हमने जो, जैसे मैंने पहले कहा था कि छोटे शहर, बड़े शहरों की जो कामियाँ होती थी वो ले ली उन्होंने और अपनी खूबियाँ छोड़ दी, तो वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चलिए सर, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। फाइनल एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगा सर कि कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पेरेंट्स या बच्चे एडमिशन क्यों लें, और पेरेंट्स को आपका क्या संदेश रहेगा सर? सर, पेरेंट्स को मेरा एक संदेश है कि हम कभी भी बच्चों को एडमिशन्स के लिए जब स्कूल चुनते हैं, हम देखा देखी भेड़ चाल में ना जाएं, और ना ये देखें कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉस्मेटिक है, मेन है कि बच्चे को शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान और जीवन के जो दार्शनिक चीज़ें हैं उससे कितना अवगत कराया जा रहा है। हम यहाँ फोकस कर रहे हैं कि हर बच्चे में सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात करते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रोग्रेस होना चाहिए। आप यहाँ पाएंगे कि जो बच्चा अभी हमारे पास है और 3 महीने में कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे वो डिसिप्लिन में हो, और जीवन के जो भी परिवेश में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। आज की डेट में एक सीबीएसई का वर्ड चलता है क्रिटिकल थिंकिंग, और बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, और मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आप क्रिटिकल थिंकिंग में तब काम कर रहे हैं जब आप बहुत परेशान हैं और आपके पास 2 ऑप्शन हैं और एक कम ख़राब है, एक ज़्यादा ख़राब है। इसको मैं बहुत अच्छा मजाक में भी लेके देखता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक पिक्चर देखी मैंने, शोले, उसमें एक सीन है जिसमें संजीव कुमार जो इंस्पेक्टर बने हैं, वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जय वीरू को लेके जा रहे होते हैं ट्रेन में, और उस दौरान जो डाकू हैं वो हमला कर देते हैं। अब वहाँ जो कैरेक्टर ठाकुर बने थे संजीव कुमार जी, उनको ये दिमाग में है कि मैं एक अकेला हूँ या इन दोनों की हथकड़ी खोल दूँ। अब वो जो थे वो सिर्फ चोर उचक्के थे, उन्होंने उनकी हथकड़ी को खोल के 1 से 3 होके डाकुओं से सामान जो पुलिस का जा रहा था ट्रेन में वो बचाया। अब खराब ये भी है कि उन्होंने 2 चोरों को छोड़ा, 2 अपराधियों को छोड़ा, लेकिन वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग ये थी कि कम खराब करते हुए ज़्यादा खराब होने से कैसे बचाया जा सके। तो मेरे दिमाग में जो आता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर यही आता है कि कभी भी हम किसी भी तरीके से
कहीं भी अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये कम ख़राब करके ज़्यादा ख़राब को बचाया जा सके, वो क्रिटिकल थिंकिंग है। रही बात कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल की, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न देखूँगा कि आपने कभी जो गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में एक दूध की बोतल होती है और वो मिलती है आमतौर पे मिठाई की दुकान पे या आप कह लीजिए ठेलों पे, और उसके बीच में हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपने भी पी होगी। और कई बार मन भी महसूस हुआ होगा कि वो जो बोतल रहती है उसके बीच में ड्राई फ्रूट रह जाते हैं। एग्री करते हैं इससे? और मन बड़ा ख़राब होता है कि मैंने 20, 25, 50 रुपए की बोतल ली और इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स अंदर ही रह गए। अब उसने बोतल निकाली और आपको दे दी और आपने पी ली और बीच में ड्राई फ्रूट्स रह गए। ये मैं अपने टीचर्स को समझाता हूँ, या हमारे जो विद्यालय के टीचर्स का जो शिक्षा देने का के लिए मैं अंतर बताना चाह रहा हूँ। वहीं जो सेल्समैन है उसने निकाली और उसने बोतल निकाली और इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे हिलाया और आपको पीने के लिए दे दी, यानी उसने अपने देने का तरीका बदल दिया। और आपने बोतल पीते पीते उसको ऐसे हिलाते रह रहे हैं और पीते जा रहे हैं, तो जो मेवे थे वो कम से कम रहेंगे। अब मैक्सिमम आपको शरीर में चलेगा, इनटेक हो गया। आइडिया क्या है कि हर स्कूल पढ़ा रहा है जहाँ टीचर्स का, जो मैं कंट्री वाइड के लिए दावे से कहूँगा, बच्चों को ज्ञान देने का तरीका ऐसा हो, जैसे उसने बोतल को शेक करके दिया, कुछ इस टाइप से दिया जाए कि बच्चे को देने में भी आया और बच्चे भी उसको इनटेक करें तो प्रॉपर वे से करें। तो जो हमारे भी आनंद आए, जो हमारे टीचर ज्ञान देंगे वो मैक्सिमम ज्ञान बच्चों को जाएगा। और अगर तरीके से नहीं देंगे और ना बच्चा तरीके से उसको लेगा, तो टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं, सारे स्कूल, कोई भी स्कूल आप मान लीजिए, लेकिन अंततः बाद में बच्चे को ज्ञान अर्जित नहीं हो पाता। तो ये जो हमारी टीचिंग की प्रणाली है, यह देने और लेने दोनों पे बहुत डिपेंड है। लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है, उसको हमें सिखाना पड़ेगा कि उसने कैसे लेना है। तो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में हमने इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे टीचर्स जो भी ठीक है अपडेट हों समय के साथ, और हमारे टीचर्स अच्छी फैकल्टी है, सब मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जबकि जब मैं आया था तो थोड़ा सा उनको लगता है नया कोई अटपटा होता है। सारे कोऑपरेटिव हैं, जो उनको बताया जाता है पूरे जोश से करते हैं, दिमाग से करते हैं, और अपने आप को, स्कूल को और अपने आप को दोनों को अपग्रेड कर रहे हैं। और उसका डेफिनेटली बच्चे तो हो ही रहे हैं, तभी हम हो रहे हैं। और हमारा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में जो एडमिशन्स बच्चे लें या पेरेंट्स लें, उसके पीछे सिर्फ तात्पर्य यही है, चाह यही है कि वो एक बार देखें कि क्या जैसा जो मैंने देहरादून या मसूरी में काम किया, जो एक्सपीरियंस है, या मैंने गदरपुर में काम किया जो कि बोर्डिंग स्कूल था, वो भी उस एक्सपीरियंस का हमारा फ़ायदा उठाते हुए हम अपने टीचर्स को, बच्चों को अपग्रेड कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है, और डेफिनेटली बागेश्वर में एक दिन हम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल पेरेंट्स की पहली चॉइस होगी, ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, यह मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही व्यस्त समय में से आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला। नहीं, आपका समय आया, बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ इस माध्यम से मैं आपके चैनल का और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। हार्टफेल ग्रेटिट्यूड है मेरा आपके और आपके चैनल को। थैंक यू, नमस्कार। तो आप थे हमारे साथ कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर के प्रिंसिपल, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। बहुत एक मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विजन के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा विजन आपका है, बहुत अच्छा अनुभव आपके पास बहुत सारा है। उसका लाभ ज़रूर मुझे लगता है कि बागेश्वर के लोगों को मिलेगा। उनका मानना है कि शिक्षा सिर्फ इतना कोई नंबर गेम नहीं है, एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमको चारित्रिक तौर पर भी बच्चों को डेवलप करना पड़ेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जो बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।